बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं हुमार सलान। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आज के प्रोग्राम में हम इन डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के उरूज और जवाल के हवाले से। कुछ रिपोर्ट्स पर मबनी बात होगी, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुल्क की इक्तसादी तरक्की के लिए इंतहाई अहम शोबों में से एक है। हुकूमती अदाद शुमार के मुताबिक कुल बरामदात का 60% टेक्सटाइल से वाबस्ता है। आज इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। अगर हुकूमती बरामदात के हवाले से जैसे हम बात करें कि 60% इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता है, तो फिर इस 60% को ग्रूम करने के लिए हमें कितनी कोशिशें करनी है, कितने इकदामात करने हैं, इसकी तरक्की में रुकावट के असबाब कौन कौन से हैं, कौन कौन सी वजूहात हैं, उनको ओवरकम कैसे किया जा सकता है, इन हर्डल्स को अबूर करने के लिए हुकूमत को क्या इकदामात करने की ज़रूरत है, इसको भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। ये सनती बरामदात में अहम शराकतदार है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कई सालों के दौरान टेक्सटाइल का शोबा मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर उरूज ज़वाल से गुजर रहा है। उन वजूहात और उन कॉजेज़ को भी हम दोहराएंगे आज के प्रोग्राम में। आला पैदावारी अखराजात, बिजली की मुसलसल किल्लत, नाकिस हिकमत अमली और हुकूमत की जानिब से मुआविन पॉलिसीज़ की कमी की वजह से ये शोबा मुश्किलात का शिकार है। क्या ये मुश्किलात दूर हो सकती हैं या नहीं? तरक्की के लिए किन किन ग्राउंड्स पर काम करना ज़रूरी है, इसको भी डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन यानी कि एप्टमा के मुताबिक मार्च में मुल्की टेक्सटाइल बरामदात में कमी देखी गई। मार्च के महीने में पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात का हुजम 1.3 अरब डॉलर्स रहा। एप्टमा के मुताबिक मार्च की टेक्सटाइल बरामदात फरवरी के मुकाबले 7.8% कम रही। मार्च 2024 की टेक्सटाइल बरामदात अप्रैल 2023 के बाद कम तरीन है। अफसोसनाक डिटेल्स हैं ये जो हम शेयर कर रहे हैं। इब्तिमा के मुताबिक रवा माली साल के इब्तदाई 9 माह में टेक्सटाइल बरामदात 12.4 अरब डॉलर्स हैं। रवा माली साल के 9 महीनों की टेक्सटाइल बरामदात पिछले साल के इब्तदाई 9 महीनों से 3% कम रहीं। एप्टमा के मुताबिक मजीद जो एप्टमा की जानिब से हालिया बयान दिया गया है उसके हवाले से अगर बताएं तो पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी है, जो पिछले साल सितंबर में हुई 1.53 अरब डॉलर्स की बरामदात के मुकाबले सितंबर 2023 में 1.35 बिलियन डॉलर्स तक गिर गई है। बरामदात में ये कमी पिछले साल के मुकाबले में 12% बनती है। अदाद शुमार से ये जाहिर होता है कि साल 2023 के पहले 9 महीनों में मुल्क की टेक्सटाइल बरामदात 18% कम होकर 11.90 बिलियन डॉलर्स हो गई हैं, जो कि 2022 की इसी मुद्दत में 14.53 बिलियन डॉलर से कम रही हैं। अगरचे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आई है और इस वक्त बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत 2 तरफ़ा शराकतदारों से आने वाली रकूम 7.67 बिलियन डॉलर्स पर मबनी है। इसके बावजूद भी बैरूनी कर्ज़ों की फराहमी की वजह से ज़खायर दबाव का शिकार हैं। कबल अज़ीं साबिक निगरान वज़ीर तिजारत डॉक्टर गोहर एजाज, जो एप्टमा के सरपरस्त आला भी हैं, उन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अपनी उम्मीद का इजहार करते हुए ये कहा है कि 1 अक्टूबर 2023 को पाकिस्तान के लिए कपास की 50 लाख गांठों को अबूर किया गया और ये एक अहम कामयाबी है। इसको भी ज़रूर अपने प्रोग्राम में हम मेंशन करेंगे। 1997 में कपास का ज़ेरे काश रकबा 32 लाख एकड़ था, जो 2021 में 22 लाख एकड़ रह गया है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए सालाना 1 करोड़ 60 लाख गांठों की ज़रूरत होती है, लेकिन इस ज़रूरत का निस्फ़ ही अब मुल्क में पैदा हो रहा है। वजूहात क्या हैं, इसको ज़रूर मेंशन करेंगे। इसकी वजह सिर्फ ये है कि हुकूमतों से मुंसलिक लोगों की शुगर मिल्स हैं और उन्होंने वो इलाके जहाँ कपास काश्त होती थी वहाँ शुगर मिल्स लगा ली हैं, इसलिए किसानों ने अब गन्ना काश्त करना शुरू कर दिया है। कपास की पैदावार में कमी की दूसरी वजह जो बताई जा रही है वो किसानों को अच्छा बीज ना मिलना है। इस हवाले से थोड़ी सी और डिटेल्स शेयर करेंगे, फिर अपने मेहमानों की जानिब बढ़ेंगे। आपको बताएं कि पाकिस्तान कॉटन इंजीनियर्स एसोसिएशन कई बार हुकूमतों से ये दरख्वास्त कर चुकी है कि उसे अच्छा बीज दरामद करने की इजाज़त दी जाए, मगर उससे ये इजाज़त नहीं दी जा रही है। इसकी क्या रीज़न है? चीन में इस वक्त कपास का ज़ेरे काश्त रकबा दुनिया में कपास के ज़ेरे काश्त रकबे का सिर्फ 15% है, मगर वो दुनिया की मजमूई कपास का 30% पैदा कर रहा है, जिसकी वजह अच्छा बीज और जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी है। हमारे पास ये जदीद
ज़रूरी टेक्नोलॉजी का फुकदान क्या वाहिद रीज़न है कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इतनी गिरावट हमें नज़र आ रही है? जो रिपोर्ट्स हमने मेंशन की, जो फिगर्स और फैक्ट्स हमने शो करने की कोशिश की, जो रिपोर्ट के मुताबिक हमारे सामने थे, उन पर मबनी ज़रा सवालात के हवाले से बात करेंगे कि अब हमारा टेक्सटाइल सेक्टर जो है क्या उसमें बूम आ सकेगा या नहीं आ सकेगा, क्योंकि इसके हवाले से भी हमारे पास एक रिपोर्ट है, वो आने वाले वक्त में हम शामिल करेंगे। उसके हवाले से अगर थोड़ी सी बात करें तो इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कोरोना के दौरान जो बूम आया था वो अब रिवर्स हो चुका है। यकीनन ये बात तशवीशनाक है हम सब के लिए कि अगर कोरोना पीरियड में हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बूम आया था तो अब तो कोरोना पीरियड ख़त्म हो चुका है, अब रिवर्स गियर क्यों लगा, अब रिवर्स क्यों हुआ, इस रिपोर्ट को मेंशन करेंगे और इन सवालात के जवाब लेंगे अपने मेहमानों से। जो पैनल हमारे साथ मौजूद है, तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार फ़रूख भट्टी साहब, सर खुशामदीद कहना चाहेंगे। साबिक वज़ीर तिजारत फ़ज़ल अब्बास मेकन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। माहिर मौशियात नईम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है, सर आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहना चाहेंगे। और चेयरमैन ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन आसिफ इनाम साहब भी हमें ज्वाइन करें। सर आपको प्रोग्राम में वेलकम करेंगे और सबसे पहले मैं गुफ्तगू आपसे ही करना चाहूँगी आसिफ साहब। ओवरऑल जो रिपोर्ट्स, जो फैक्ट एंड फिगर्स हमारे सामने थे, जिनको मैंने मेंशन करने की कोशिश की, सर इन पर मबनी अगर गुफ्तगू और सवालात को हम जन्म दें तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, ये पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्यों ज़वाल का शिकार है, या इसमें इतनी गिरावट की बेसिक रीजंस आपकी नज़र में क्या है सर? थैंक यू वेरी मच। इसमें देखिए टेक्सटाइल का जो सवाल है, अगर आप ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान में जब से ये आईपीपी वगैरह आए हैं तो उसके बाद इंडस्ट्री सवाल का ही शिकार है, सिवाय इनके। अब होता ये है कि कहीं कहीं वैक्यूम मिल जाता है। जैसे आप देखें कि 2000 में गैस का बड़े पैमाने पे डिस्ट्रीब्यूशन हुई और एक्सप्लोरेशन और तमाम होने के बाद इंडस्ट्री को दी गई तो वो इनके चुंगल से निकल गए। तो जैसे ही इनके चुंगल से निकले तो ग्रोथ हुई। फिर उसके बाद उसमें सीएनजी, डोमेस्टिक, ये सब आके अभी भी हमारी हालांकि पैदावार 2-2.5 बिलियन है, पर अब डोमेस्टिक और ये सब जो उसकी इरेशनल डिस्ट्रीब्यूशन हुई, उससे इंडस्ट्री लो प्रायोरिटी पे आके वो सारा काम खत्म हो गया। फिर हम बिजली पे आ गए, फिर बिजली पे भी तंग रहे, अवेलेबिलिटी पे गैस बिजली दोनों कॉम्बिनेशन चलाते रहे। उसके बाद जो है वो आप देखें कि एक पीरियड आया जिसमें 7.5 सेंट और 6 सेंट बिजली और गैस का रेट किया, और फिर बाद में बिजली शायद 9 सेंट कर दी थी। उस पीरियड में आप देखें हर महीने हमारी ग्रोथ थी, और ना सिर्फ ग्रोथ थी बल्कि फ्यूचर इतना ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहा था कि 30% पाकिस्तान की तारीख में कभी 4 बिलियन डॉलर की मशीनरी नहीं आई थी, टेक्सटाइल की जो लेटेस्ट मशीनरी आई और सब कुछ लगा। तो वो हमारा तो इस वक्त जो टारगेट था वो 26 बिलियन डॉलर का था, एंड हार्डली वी विल वाइंड अप बिटवीन 16 टू 17। तो इसको 19 से नहीं देखना चाहिए, इसको देखना ही उस कैपेसिटी इनहांसमेंट से चाहिए कि जो 26 से हम कहाँ पहुंच गए, जो पहुंचना था हमने, जिसके लिए इतनी मशीन इंपोर्ट हुई, सारी फैसिलिटी। अगेन वी कम टू द वन पॉइंट के सबसे बड़ा एनर्जी है, गैस के रेट भी है। फिर 2023 में तो गैस की अवेलेबिलिटी भी स्पेशली साउथ में बहुत बड़ा मसला रहा, गैस अवेलेबल ही कम थी, 150, वो फिर एलएनजी इंजेक्ट की, उसके बाद वो सूरत हाल बेहतर हुई। तो अब हम लोग तो गैस बिजली जरा सी टेक्सटाइल फरोख पाती है, कोई आप देखें कि क्रॉस सब्सिडी जो इंडस्ट्री से ली जा रही है घरों को, वो 240 बिलियन है बिजली में, और 65 बिलियन खाली सुई सदरन जो है उसकी क्रॉस सब्सिडी है जो पावर जनरेशन से ले रही है, कैप्टिव पावर से। तो ये तो 3-3, 4-4, 500-500 बिलियन का इंडस्ट्री पे बोझ डाला हुआ है, बनिस्बत इसके कि जी ओवर कैपेसिटी भी हमें देनी पड़ रही है। अब हमारी टोटल जो पाकिस्तान का लोड है वो 24,000 है। इस वक्त मेरे ख्याल में एक्टिव लोड 48-50 हज़ार है जिसके हम पैसे दे रहे हैं। एक तो ये कि जब आईपीपी कहते हैं तो सबसे बड़ा आईपीपी तो खुद पंजाब गवर्नमेंट ने तकरीबन मेरे ख्याल में 6-7 हज़ार मेगावाट लगा हुआ है, उसको तो कम से कम टेक और पे से निकालें ना, वो तो मुल्क का ही पैसा है। जो मेरे ख्याल में ये हवेली बहादुर और ये सारे जितने प्लांट है इनका टेक और पे तो खत्म करें, साहिवाल कोल है इनका टेक और पे खत्म करें, पे एज यू गो कर दें, इनका सिर्फ जो रीपेमेंट है सिर्फ उस हद तक लाइबिलिटी रखें, इनको कम से कम प्रॉफिट और वो सब तो खत्म करें ताकि इंडस्ट्री तो चले। जब डिमांड ही क्रिएट नहीं होगी तो अब आप देखें कि जो अप्रैल का डाटा है पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल कंजम्पशन का, वो दिसंबर 21 के बराबर है। कैन यू इमेजिन, दिसंबर विच इज द लोएस्ट कंजम्पशन मंथ, वो आप दिसंबर ये अप्रैल 24 में आपने अचीव किया 8.6 बिलियन यूनिट। अगर दिसंबर टू दिसंबर कंपैरिजन करें तो 8.6, फिर 8 हुआ, फिर 7.4 या कितना हो गया।
तो ये डायरेक्ट इंडिकेशन है कि हमारे मुल्क इंडस्ट्री जो है वो इलेक्ट्रिक और गैस कंजम्पशन, ये इंडिकेशन होती है आपकी डेवलपमेंट की, वो तो आपकी कमी होती जा ठीक रही है है। सर, आप जो बात कर रहे हैं मैं दीगर मेहमानों की जानिब भी बढ़ना चाहूंगी। नईम सिद्दीकी साहब, सर आपको ओवरऑल क्या लग रहा है, क्या वाकई टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरक्की में रुकावट सिर्फ गैस और बिजली है इस वक्त? देखिए, अगर ओवरऑल आप इंडस्ट्री की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान में सारी इंडस्ट्री जो है वो जुल्म आली का शिकार है। और हर इंडस्ट्रीज जो है, चाहे वो टेक्सटाइल से रिलेटेड है या अदर जो इंडस्ट्री जो लोग लगे हैं, वो काफ़ी परेशान हैं। उसकी वजह ये है कि मुल्क में एक तो पहली बात है, कोई कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ नहीं है। गवर्नमेंट की कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस तरह नहीं है कि, और ना कोई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, ना कोई इस तरह का इकोनॉमिक फ्रेमवर्क दिया गया है, ना कोई इस किस्म में, जैसे आपके पास TDEP है, एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो है, या आपके पाकिस्तान से बाहर जो कमर्शियल अटैचीज़ हैं या ट्रेड काउंसिल्स जो हैं, उन पे उस तरह वर्किंग नहीं की गई। जितने भी काम हुए हैं वो ज़्यादातर पॉलिटिकल हुए हैं। अब देखिए, इस वक्त भी जो बात हो रही है वो बेसिकली हम मुश्किलात का इजहार करें, प्रॉब्लम का इजहार करें। और ये अब जब पर्टिकुलरली टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो हम इसमें ना ड्यूल डेफिसिट का शिकार हैं। एक तो ये है कि हम कहते हैं जी एनर्जी क्राइसिस है। अब मेरी आज एक दो इंडस्ट्री से बात हुई, मैंने कुछ डेटा उनसे भी कलेक्ट किया। वो कहते पहले 7 सेंट मिलते थे, फिर 9 सेंट पे इन्होंने बिजली दी, अब 17 सेंट की बिजली कर दी है। हम कंपेटिटिवनेस नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में। हम दूसरे मुल्कों के साथ जो मुसाफती जो एक प्रेशर है उसके दबाव का शिकार हैं। एनर्जी क्राइसिस है, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट है। वो कहते हैं जो हम कॉटन जो है वो 3 महीने में पूरे साल की कॉटन खरीदते हैं, फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, उसको रखने की कॉस्ट होती है, और उसके बाद लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन है। अब लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन जो है ना बड़ा वाइड रेंज है इसमें, मतलब किस साइड से मैं समझता हूँ ये इंडस्ट्री की साइड से है कि उन्हें अपनी मशीनें अपग्रेड नहीं की, इंटरनेशनल मार्केट के साथ अपने आप को अलाइन नहीं किया, उनके लेवल पे अपने आप को लेके नहीं आए। अब देखिए ना, हमारे पास तो अभी जो हमारी टॉप 10 मिल्स हैं पाकिस्तान की, वो 2 लाख से ऊपर स्पिंडल है हर मिल की, और काफ़ी अच्छी वो प्रोडक्शन कर रहे हैं। लेकिन जब हम कंपेरेटिवली नीचे आते हैं, और जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्री है, जो हमारी लूम्स लगी हुई हैं तकरीबन 10 से 20 लाख, वो सारी की सारी इफ़ेक्ट होती हैं जब आपकी ये इंडस्ट्री जो है वो मुश्किलात का शिकार होती है। अब इकोनॉमिक एंड पॉलिसी चैलेंजेस, अब इकोनॉमिक एंड पॉलिसी चैलेंजेस वो हैं जो गवर्नमेंट ने करने हैं, और इंडस्ट्री जो हमारी एप्टमा है या हमारे जो दूसरी एसोसिएशन हैं, उनको गवर्नमेंट के साथ बैठना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर को आप इनकरेज करें, उनको फैसिलिटेट करें। अब देखिए, इस वक्त जब आप डीप रूटेड कॉजेज़ को देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि जो इंडस्ट्री के साइड से सारे के सारे शिकवे और शिकायत हैं कि इन वजह से हम तरक्की नहीं कर सकते, हमें ग्लोबल कंपटीशन का शिकार है। देखें, अब 2004 की अगर आप बात करें तो 12 मिलियन बेल्स पाकिस्तान में प्रोड्यूस होती थी। अभी जैसे आपने कहा कि 32,000 हेक्टर जो है वो हमारे पास एरिया था, लाख हेक्टर, और अब वो 22 लाख हो गया। अब ये ड्यूल डेफिसिट की मैंने बात की, वो ये है कि 2004 में अगर 12 मिलियन बेल थी तो 2023 में आप आके देखें आपके पास 5 मिलियन। बात करें ना, इसको भी इन डेप्थ हम जरूर डिस्कस करेंगे। मैं मेकन साहब से भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगी और फरूक भट्टी साहब से भी, लेकिन अभी मुझे एक ब्रेक के जाने बढ़ने का कहा जा रहा है। नाज़रीन, ब्रेक से हम वापस आते हैं। तो ये जो रूट कॉजेज अभी हमारे 2 मेहमानों ने जनरेट किए हैं कि ये वजूहात हैं, और अगर शिकायत की हम बात करते हैं तो एप्टमा की जानिब से जो शिकायत की जा रही हैं और हुकूमत इस पर क्या रिस्पांस दे रही है या रिस्पांस देना नहीं चाहती, फिर वहीं पे पॉलिसी मेकिंग की बात आ जाती है कि क्यों हम नाकिस पॉलिसीज़ का सामना हमें करना पड़ रहा है, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ क्या हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ क्या हैं, इसके हवाले से भी इन डिटेल हम गुफ्तगू करेंगे। और साथ ही साथ जहां ये बात हो रही है कि 1997 में कपास का ज़ेरे काश रकबा 32 लाख एकड़ था, जो 2021 में 22 लाख एकड़ रह गया है। इसकी वजूहात भी हमने मेंशन की, नईम सिद्दीकी साहब ने भी उसको मेंशन किया। इस पर ज़रूर अपने दीगर मेहमानों का कमेंट लेंगे और आसिफ नाम साहब से भी जानेंगे कि वजूहात क्या थी, क्या इस पर उन्होंने कोई एहतजाज किया उनकी जानिब से, या हुकूमत की जानिब से क्या रिस्पॉन्स दिया गया। इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से बात हो रही है, इसमें इतनी गिरावट क्यों है, वजूहात जानने की कोशिश करें और उन वजूहात का हल क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। मेकन साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, एक मरतबा फिर से वही सवाल
कि इस वक्त जो हम प्रॉब्लम्स जिनका जिक्र किया हमारे दोनों मेहमानों ने कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो तरक्की है उसमें रुकावट के असबाब क्या हैं, क्या वजूहात हैं, इन वजूहात को दूर करने के लिए कहीं आपको लग रहा है कि हुकूमत संजीदा है, या फिर जो हम बात करते हैं ओवरऑल के मौशी तरक्की, मौशी बहाली, इसके लिए जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो राइट डायरेक्शन पे हैं या नहीं आपकी नज़र में? अच्छा, इससे पहले कि हम ये इसके हल की तरफ आ जाएं, अभी तक जो गुफ्तगू हुई वो दो पहलुओं पे हुई। एक तो प्रॉब्लम के मैग्नीट्यूड पे और फिर उसके रीजंस पे। तो मैं बगैर वो रिपीट किए कि जो अभी तक बात हो चुकी है, मैं दोनों इन पॉइंट्स पे बात करना चाहूँगा। सर ज़रूर कीजिए। एज फार एज द मैग्नीट्यूड इज़ कंसर्न जी, तो अगर हम पहले आसिफ साहब ने बड़े तफसील से बताया कि क्या थी सिचुएशन और क्या होगी, लेकिन इसको अगर हम कंपेयर करें कि एक टाइम और स्पेशल पर्सपेक्टिव में, कि 2003 में पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स 8.3 बिलियन डॉलर्स थी, बांग्लादेश की उस वक्त 5.5 थी, और एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट एक्टर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की इंटरनेशनल टेक्सटाइल मार्केट में आ चुका है, जिसका आमतौर पर जिक्र नहीं है, वो जिक्र नहीं होता, वो वियतनाम है। वियतनाम की उस वक्त सिर्फ 4 बिलियन थी, यानी हमसे 50% का। 2022 वाज द बेस्ट ईयर फॉर पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स, वो इशारा किया उधर चेयरमैन साहब ने। 25.3 बिलियन थी हमारी एक्सपोर्ट, बांग्लादेश की 37 बिलियन पहुंच चुकी थी, वियतनाम 41 बिलियन पे पहुंच चुका था। बांग्लादेश उसके बाद 40 पे पहुंच गया, वियतनाम भी आगे गया, और हम 25 से नीचे 16 बिलियन पे आ गए हैं। ये तो मैग्नीट्यूड के हवाले से है, को स्याको सबाक। जहाँ तक इसकी वजूहात हैं, जो उनको एंडोर्स करने के साथ साथ जो पहले दो शुरका ने बात की, इसको वैल्यू चेन के हवाले से भी देखने की ज़रूरत है। यानी आप जो लोअर रंग ऑफ वैल्यू चेन है, या जो अपस्ट्रीम वैल्यू चेन है, जहाँ से शुरू होता है किसान, आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में भी बात कर दी कि हमारा कॉटन का जो प्रोडक्शन है वही एरिया ही अंडर कॉटन कम हो गया बिकॉज ऑफ द शुगर इंडस्ट्री। 14 मिलियन बेल से हम कम हो के 4-5 पे आ गए, और बाज़ का 7-8 हो जाते हैं, 10 को कम ही क्रॉस होता है। फिर एक और जो वीक लिंक है, जो इससे फिर ऊपर वाला टेयर है वैल्यू चेन का, वो है जिनिंग इंडस्ट्री। वो आपकी एक तो किसान का मुनाफा भी वो डिटर्मिन करने में एक अहम किरदार है, और जो क्वालिटी आगे प्रोवाइड हो रही है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, क्वालिटी ऑफ कॉटन, वो उसके लिए भी एक अहम किरदार है। उसकी तरक्की पे भी अभी तक जिस तरह तवज्जो दी जानी चाहिए थी वो नहीं दी गई। सर उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न एक तो पॉलिसी का भी है, कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन वालों का। एक एप्टमा का भी उस चीज़ पे इतना फोकस नहीं रहा जितना स्पिनिंग पे, वीविंग पे, और फिर उसके डाउनस्ट्रीम चीज़ों पे उनका फोकस रहा है। जिनिंग अनफॉर्चुनेटली हैज़ बीन लेफ्ट आउट, उतनी तवज्जो उस पर नहीं दी गई। ठीक। अच्छा सर, जो आप बात करें ना, मैं आसिफ साहब से इसका जवाब ज़रूर लेना चाहूँगी। आसिफ साहब, पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट रेस किया है मेकन साहब ने। अब जिनिंग इंडस्ट्री को या जिनिंग सेक्टर को क्यों उस तरह से अहमियत नहीं दी गई जिस तरह से देनी चाहिए थी? सर आप क्या कहेंगे इस हवाले से? इसमें मैं अगर 2-3 पॉइंट इन्होंने दिए, मैं अगर आप इजाजत दे तो मैं सब पे थोड़ा थोड़ा बोल लूँ। ठीक है सर। एक तो जहाँ तक एरिया का बात है, तो एरिया तकरीबन जो है, अगर आप हर क्रॉप का कंपेयर करेंगी तो सिवाय 2-4 के बढ़ने के, आपका ओवर एग्रीकल्चर एरिया ही मिलियंस ऑफ एकड़ से कम हो गया ड्यू टू हाउसिंग एक्सपेंशन इनटू एग्रीकल्चर बेल्ट। हर छोटे बड़े शहर में आप खेत काट के उस पे हाउसिंग बना रहे हैं, और आप खुद नियर लाहौर देख लें, हर जगह देख लें, तो दुनिया में ज्यादातर ऐसा। आसिफ साहब आपकी जानिब दोबारा आएंगे। फ़ारूक भट्टी साहब कंटिन्यू कर दीजिए। सर 2-3 चीज़ें हैं जो कि मेंशन की जा रही हैं, नाकिस पॉलिसी भी है, हुकूमत की गैर संजीदगी भी हमें नज़र आ रही है। अब ये जो बात हो रही थी कि हुकूमत से मुंसलिक जो लोग हैं, जिस तरह से अभी इन्होंने भी अभी बात की कि रकबा जो महदूद कर दिया कपास काश्तकार के हवाले से, हुकूमत से मुंसलिक लोगों की शुगर मिलें हैं, उन शुगर मिल्स की वजह से ये रकबा कम हुआ 1997, और फिर 2021 को हमने मेंशन किया। तो सर यहाँ थोड़ा सा काबिल गौर बात यह है कि हुकूमत की तरजीहात क्या हैं?
देखिए, इसमें जो आसिफ साहब ने बात की है, मैं थोड़ा उस बात को आगे बढ़ाता हूँ कि उन्होंने बुनियादी तौर पर यह कहा है कि लाहौर और दीगर जगहों पर देखें तो रकबा जो है वो हाउसिंग सेक्टर की तरफ चला गया है, यानी आपकी तरजीहात ही बदल गई हैं ना। आपने जो है वो हाउसिंग सोसाइटियाँ बना दी, वहाँ जहाँ रिच एग्रीकल्चर रकबा था या एरिया था जहाँ पे हाउसिंग आप शुरू नहीं कर सकते थे, वहाँ बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है वो आपने खड़ी कर दी। और उसमें चूंकि जल्दी पैसा आ जाता है, उसमें पूरे का पूरा माफिया इन्वॉल्व होता है, वो शॉर्टकट के चक्कर में और प्लाटों के चक्कर में जनाब आपने अपना जो बुनियादी काम है एग्रीकल्चर का उसकी तरफ जो है वो तवज्जो कम हुई। और जहाँ तक शुगर माफिया की आप बात कर रहे हैं, तो शुगर माफिया के हवाले से आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि उनकी ताकत कितनी है, किस तरह चीज़ों को वो डिटर्मिन करते हैं। हमारे लिए हाउसिंग सोसाइटीज़ को डेवलप करना ज़्यादा अहम था, बरामदात का 60% जो हमें एक सेक्टर दे रहा है उसकी बहाली पे हमने गौर नहीं किया। यही तो प्रॉब्लम है ना कि हम जो है वो सबसे जो अहम सेक्टर है, और इसमें मैं थोड़ा सा और मेंशन करूंगा कि ये खाली ये नहीं कि हम उस पर तवज्जो नहीं दे रहे। हम हालिया क्राइसिस में भी अगर देखें तो जो गंदम का इतना बड़ा क्राइसिस जो है वो खड़ा है, हम उस तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे। दुनिया भर में फूड एंड सिक्योरिटी को बुनियादी मसला जो है वो समझा जा रहा है और उसकी बड़ी अहमियत है, लेकिन हमारे यहाँ फूड एंड सिक्योरिटी के मामले में जो है वो कोई तवज्जो ही नहीं है। यानी ये तो मजबूर कर रहे हैं कि किसान कल को गंदम उगाना जो है वो बंद कर दें। यही कुछ हुआ जनाब जो है वो कपास के इलाके में, जहाँ पे जो है वो गन्ना काश्त होना शुरू हो गया कि जब कपास के जो किसान थे उनको प्रॉपर जो है उसकी जो है वो उस तरह उजरत नहीं मिली, उनको अच्छा बीज नहीं मिला, तो उन्होंने शिफ्ट कर लिया गन्ने की तरफ। अब जब गन्ने से वो गंदम की तरफ आए हैं तो ये होता है कि ये हुकूमतों में जो पॉलिसीज़ का तसलसल है वो नहीं है, आपस में इनकी कोऑर्डिनेशन नहीं है। नतीजा ये निकल रहा है, पॉलिसीज हैं या नहीं, तसलसल को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। नहीं, पॉलिसीज़ जो हैं वो हैं थी तो लेकिन इन्होंने जो वहाँ पे कहानीकारी की है ना, जो बैठकर कमरों में बैठकर कहानीकारियाँ करते हैं और एक नई बात जो है वो सामने लेकर आ जाते हैं, उसका नतीजा ये है कि उसका खमियाजा कौम भुगत रही है। और उसकी वजह से जो है बुरी तरह जो है वो पाकिस्तान जो है वो आलमी सतह पर, जिस तरह मेकन साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि जहाँ बांग्लादेश की जो है वो इंडस्ट्री ऊपर की तरफ गई है, वियतनाम ऊपर की तरफ गई है, हम कितना और हम डिक्लाइन की तरफ जो है वो चले गए। क्यों डिक्लाइन की तरफ चले गए? किसी ने आज तक इस पर रिपोर्ट जो है वो मुरतब करवाई है? क्या हुकूमती सतह पर या पार्लियामेंट के अंदर कोई इस तरह की रिपोर्ट आई है? कोई रिपोर्ट नहीं है। फरूक भट्टी साहब, आप जो बात करें कंटिन्यू करते हैं। नईम सिद्दीकी साहब, आपसे सर, जिस भी सेक्टर को इस वक्त उठा के देख लो डाउनफॉल का शिकार है और वजूहात वही हैं, नाकिस पॉलिसीज। अगर हम नाकिस पॉलिसीज को ही डिस्कस करते रहेंगे फिर हम वही पुरानी बातें लेकर बैठ जाते हैं, एक ही मुझे लगता है कि लकीर पीटना शुरू कर देते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हुकूमत संजीदा नहीं है, यहाँ पे संजीदा होना ज़रूरी था। अब जब नहीं है संजीदा तो फिर हमारे थिंक टैंक्स क्या कर रहे हैं? वो भी यही सोच रहे हैं कि हुकूमत को जब होश आएगा या फिर जब हमारे पास से सब कुछ चला जाएगा फिर हम कहेंगे एक वक्त होता था हम बड़े अमीर होते थे, हमारे पास बहुत कुछ होता था, हम लोगों को कर्जे देते थे, आज तो हम दिवालिया होने से बच गए, यही हमारे लिए काफ़ी है। सर, हमें कौन जस्टिफाई करेगा कि ये जो चीज़ें जा रही हैं, जो डाउनफॉल का शिकार हैं, हम कई ममालिक से आगे थे, अब हम कई ममालिक से पीछे चले गए हैं, तो अब इसकी जस्टिफिकेशन आपको लगता है कि कोई दे सकेगा? देखिए, ये जो आपने बात की ना कि थिंक टैंक जो है वो क्या सोच रहे हैं, ये सोच अगले 30 साल और 50 साल की होनी चाहिए। अगर आप देखें तो 1 जनवरी 2005 में एक मल्टी फाइबर एग्रीमेंट जो है वो ख़त्म हुआ था, जिसमें WTO के जो कंट्रीज थे उनको एक आपको कोटा सिस्टम मिलता था जिस तहत आप एक्सपोर्ट करते थे। जब वो ख़त्म हुआ तो उस वक्त 3 कैटेगरीज थी कंट्रीज़ की, एक लीस्ट डेवलप्ड, एक अंडर डेवलप्ड, एक डेवलपिंग कंट्रीज एंड देन द डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है। उस वक्त बांग्लादेश ने ऑप्ट किया कि हम अभी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं, उनको कोटा ज़्यादा मिल गया। इस तरह जैसे पाकिस्तान उस वक्त ऑलमोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज की रेंज में इन्होंने अपने आप को फॉल किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बड़ा सेटबैक हुआ। उसकी वजह से हमारा कोटा जो है इंटरनेशनल मार्केट में कम हो गया, हमारी एक्सपोर्ट कम हो गई। और वियतनाम, जैसे कहा कि वियतनाम 2004-05 में हमसे हाफ पे था और आज वो 47 बिलियन पे है। इसी तरह बांग्लादेश है। चाइना देखें
300 बिलियन पे उसकी जो है टोटल एक्सपोर्ट जो है वो चलेगी, हमारे से बहुत आगे वो चले गए हैं। यानी कि वो 2005 में 105 बिलियन डॉलर पे था और आज वो 300 बिलियन को कर रहे हैं। और फोर्स ये किया जा रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में चाइना का जो शेयर है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में कोई शायद 45 से 70% हो जाएगा। अच्छा। अब हमारे जो थिंक टैंक हैं या जो पॉलिसी मेकर हैं, देखिए ताली दोनों हाथों से बजती है। हमारा बिजनेसमैन है वो कोशिश ये करता है कि इजी प्रॉफिट की तरफ जाएं। मतलब अगर गंदम में ज़्यादा पैसा है तो गंदम काश्त करें, अगर गन्ने में ज़्यादा पैसे, अब गन्ने की फसल आप देखें, शुगर जब मिल्स लगी, अब गन्ने की क्रॉप एक लिहाज से इसलिए आसान है कि काश्तकार को बेशक उसमें पैसा लेट मिलता है लेकिन नुकसान कोई नहीं। कॉटन में ये हुआ मसला कि हमारा बीज बहुत हमारा पुराना बीज है, उसके ऊपर R&D नहीं हुई, कोई उस पर डिस्कशन नहीं हुई, कोई उसका पर यील्ड जो है इंक्रीज़ नहीं हुई। और जैसे ही मैंने कहा कि हम कई बिलियन डॉलर जब इंपोर्ट भी खर्च कर रहे हैं तो हम एक्सपोर्ट में जो है ना उतनी हमारी डेफिशिएंसी हो जाएगी। और अगर आज हम जैसे कहा कि 25 बिलियन से 16 बिलियन पे आ गए हैं तो मुझे बड़ा ख़तरा है कि हमारे जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो डिसहार्ट हो जाएंगे और वो इस फील्ड को छोड़ देंगे। अच्छा, उसकी आसिफ साहब से हम जरा इसका जवाब लेते हैं। नईम साहब जरा थोड़ा सा उनकी जाने भी बढ़ना चाहूँगी मैं। आसिफ साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे ये जवाब लेना चाहूँगी सर, जब अभी हम जिन फैक्ट्स पर मबनी गुफ्तगू कर रहे हैं, हम किसी बड़े मुल्क के साथ अपना कंपैरिजन नहीं कर रहे, सिर्फ अभी हम बांग्लादेश और वियतनाम की बात कर रहे हैं। सर, रिसोर्सेज का कमी का सामना तो इन दो ममालिक को भी है, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं है। तो फिर उन्होंने ऐसी कौन सी पॉलिसी डेवलप की, ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी थी उनके पास कि वो पाकिस्तान से कई आगे निकल गए और हम पीछे से पीछे तक जाते रहे? जी देखिए, उसमें उन्होंने देखे जो वियतनाम है ये सेमी इनका भी वन पार्टी कम्युनिस्ट सिस्टम है एंड इट इज क्वाइट इफेक्टिव, इट्स वर्क वेल, ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक उनके पास बेतहाशा थी, उन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पे जोर दिया और मेरे ख्याल में 2-3 सेंट पे अपने पहले मुल्क में पूरी इंडस्ट्रियलाइजेशन दिखी। सेम इसी तरह बांग्लादेश के पास, उनके पास इतनी कम गैस थी मेरे ख्याल में जितने हम खाली एक सूबे में चूल्हे में जला देते हैं, और उससे उन्होंने 40 बिलियन की जो है वो आज एक्सपोर्ट कर ली। तो उन्होंने प्रायोरिटी का फर्क किया। हमारे पास वसाइल उनसे डबल थे मगर हमने उनको चूल्हों में तंदूरों में दाया कर दिया। फैक्ट्रियों की गैस काट के गाँव को दी, शहरों को दी। तो ये तो हमारी अपनी पॉलिसीज थी एंड आई डोंट फोरसी एनी बड़ी कोई चेंज नहीं नजर आ रही। IPP आप देखें कि तो मतलब 24,000 हमारा सिस्टम है, 48,000 लग चुका, वो किराए पे चढ़ गया। उसके बाद 16-18 हजार अभी आना बाकी है। हमने कोई 40 साल में डैम नहीं बनाया। तमाम हमारे आप देखें कि 1 ट्रिलियन का अगर हमारा वो डेवलपमेंट फंड और सूबों का अलग था तो 1 ट्रिलियन का मतलब है हम तो हर साल एक डैम बना सकते थे। 400-500 बिलियन 700 बिलियन हर साल 30% भी वो लगता तो सीरीज ऑफ डैम बनते। आज हमारी बिजली की कॉस्ट 3-4 सेंट होती जितनी अल्लाह ने हमें इनसे। हमने तो हर नेमत को जाया की है, हर नेमत की नाकदरी की है, उस वजह से हम इस अंजाम पे पहुंचे। अच्छा सर, जो आप बात करें ना, दीगर तीनों मेहमानों से हम ज़रूर इसका जवाब लेना चाहेंगे। और क्या वाकई ऐसा है कि बिजली और गैस का बहरान अगर दूर हो जाए तो पाकिस्तान एक मरतबा फिर से तरक्की करेगा और सारे सेक्टर्स की डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो सकती है या नहीं? इस पर ज़रूर उनका कमेंट लेंगे। एक ब्रेक की जाने बढ़ने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। फजल अब्बास मेकन साहब, सर अभी जो बात कर रहे थे आसिफ अनाम साहब के, एप्टमा भी मायूस हो चुकी है, क्या डेवलपमेंट होगी नहीं होगी? और फिर मेरा वही सवाल है कि अगर बिजली और गैस बहरान पर काबू पा लिया जाता है तो क्या पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद जितने सेक्टर्स हैं जिनको डेवलपमेंट की ज़रूरत है या जो हमारी बरामदात के इतने या मईशत के रीढ़ की हड्डी साबित हो सकते हैं, उन पर अगर तवज्जो दे दी जाए, भले सारी गैस सारी बिजली उन तक ले जाएं, कम से कम हम पाकिस्तान की मईशत की बहाली में किरदार तो अदा कर सकेंगे। सर, ये मुमकिन हो सकता है आपकी नज़र में? देखिए, बैनुल अक़वामी मार्केट में आपके किसी भी प्रोडक्ट रेंज, चाहे वो टेक्सटाइल का शोबा हो या कोई और शोबा हो, उन प्रोडक्ट्स के लिए, उस इंडस्ट्री के लिए अपनी जगह बनाने के लिए दो चीज़, जगह बनाने के लिए और जगह फिर बरकरार रखने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक। एक तो क्वालिटी, और जो कि टोटली वो इंडस्ट्री के ही डोमेन में आता है, और दूसरा उनकी कम्पिटिटिवनेस, उनकी वो कि कम्पिटिटिव रेट्स पे वो प्रोवाइड करें। कम्पिटिटिव रेट्स में एक तो दखल है इंडस्ट्री के अपने भी है एफिशिएंसी लेवल का, लेकिन उसमें आसिफ साहब ने ठीक बिल्कुल कहा है कि अगर उनको एनर्जी एक बहुत बड़ी इनपुट है
वो अगर महंगी होगी तो वो कैसे compete कर सकेंगे बांग्लादेश से, वियतनाम से, और चाइना तो खैर बहुत दूर की बात है, इन्हीं ममालिक की फ़िलहाल बात करें तो there's a very tough competitive environment out there in the international market. तो अब अगर ये ऐसा किसी हद तक हल की तरफ उन्होंने एक इशारा किया भी सही, तो अगर एनर्जी इन जो रेट्स हैं हमारे कम हो जाएं तो यकीनन वो हमारे प्रोडक्ट्स के कम्पिटिटिव होने में यकीनन मुआविन साबित होंगे और बैनुल अक़वामी मार्केट में हमें कुछ जगह बनाने में यकीनन मदद देंगे। ठीक सर, ये मदद कैसे मिल सकती है? अगर सियासी इस्तेहकाम आ जाता है मुल्क में, तमाम तर मसाइल हल हो सकते हैं आपकी नज़र में? क्योंकि ये भी एक बहुत बड़े वजह है जिसका तस्करा कर रहे थे कि जितने भी रूट कॉजेज़ हैं, अगर इनको ओवरकम कर लिया जाए, इन हर्डल्स को दूर कर लिया जाए, तो शायद हम तरक्की की जानिब दोबारा गामज़न हो जाएं। देखिए, ये आपने एक बहुत अहम नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाई। दुनिया अब जो चीज़ें ख़रीदते भी है तो उसको वो ESG फ्रेमवर्क में देखते हैं। E इज़ एनवायरमेंटल कंसर्न्स की एड्रेस हो रही हैं, S इज़ के सोशल कंसर्न्स एड्रेस हो रही हैं, यानी लेबर का कोई इशू तो नहीं है, उन्हें मुनासिब दे दिया जा रहा है, और G इज़ फॉर गवर्नेंस। आपका जो आपको GSP प्लस स्टेटस दिया है यूरोपियन यूनियन ने, उसमें भी 27 कन्वेंशन इन्हीं तीनों मामलात से मुंसलिक हैं। अच्छा। तो गवर्नेंस के हवाले से तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका गवर्नेंस की बुनियाद पे एक तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस डिटर्मिन होता है, आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस के बारे में जो आपसे ट्रेड कर रहे हैं उनको एक अश्योरेंस चाहिए होती है कि कोई हमारे साथ ज़्यादती हुई तो इनकी अदालती निज़ाम इनका इतना मजबूत है कि वो हमें सहारा देगा, इंसाफ देगा। क्या हमारा अदालती निज़ाम इस वक्त स्टेज पे है कि वो इंसाफ दे सके? आपका जो ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर, जो गवर्नेंस का क्वालिटी है, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं और हम इन तीनों चीज़ों में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। क्या ये प्रॉब्लम्स ओवरकम हो सकेंगे या नहीं? फ़ारूक भट्टी साहब, इस जानिब आना चाहेंगे। सियासी इस्तेहकाम इस वक्त कितना ज़रूरी है और क्या आने वाले वक्त में हम देख सकते हैं कि सियासी इस्तेहकाम की जानिब हमारे हुकूमती नुमाइंदगान सोचेंगे या नहीं सोचेंगे? यहाँ पर अपोजिशन और हुकूमती नुमाइंदगान दोनों का किरदार अहम है। देखें, बात यह है कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा उस वक़्त तक मुआशी इस्तेहकाम का जो ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। और सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है, जो मैं बार बार बात करता हूँ, वो है ग्रेटर डायलॉग। क्योंकि मुज़ाकरात के बगैर, डायलॉग के बगैर कोई भी चीज़ जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती। इस वक्त ज़रूरत ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो मालियाती हवाले से पाकिस्तान डिक्लाइन की तरफ जा रहा है और उसको रोकने का एक ही वैध हल है और वो है कि जनाब ग्रेटर डायलॉग किया जाए, चीज़ों को बेहतर किया जाए। और ये जो IPPs के हवाले से जो अरबों रुपए जो मुफ्त में बैठ के इनको दिए जा रहे हैं, उसके ऊपर कुछ चेक एंड बैलेंस जो है वो रखा जाए। उन मुआहदों को दोबारा जो है उनका रिव्यू किया जाए कि जनाब ये सारे के सारे पैसे अगर आप IMF से लेके कौम का पेट काट कर इनको दे देंगे, मुतबादल एनर्जी के ज़राए जो हैं उसकी हौसला शिकनी ना की जाए बल्कि हौसला अफजाई की जाए। और उसमें तो ये हो रहा है कि जब जो सोलर्स के हवाले से सोलर प्लेट्स वगैरह लगा के जो किसान अपने तौर पर कर रहे हैं उस पर भी आप टैक्स लगा रहे हैं, उस पर भी जो है वो एक और जो है वो सरकारी बाबू जो है एक नया चूरन बेच रहे हैं कि देखें जनाब ये सोलर वाला काम जो है ये इसको रहने दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा जो है वो बिजली पैदा करने वाली कंपनियां जो हैं वो हासिल करें। और दूसरी बात ये है कि मुल्कों की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। ईरान गैस पाइपलाइन मनसूबा जो है उसको शुरू करना चाहिए, आगे बढ़ें, हमने आगे निकलना है। हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी जो है सबसे बड़ी दुश्मन गुर्बत, बेरोजगारी और पाकिस्तान के जो मौजूदा मसाइल हैं। देखें IMF जो है वो जो रोक लेता है उसका बेहतरीन हाल है कि IMF को बताने की ज़रूरत है, उनको ये करने की ज़रूरत है कि देखें हमने आगे की तरफ जाना है। और IMF भी इसलिए रोक लेता है क्योंकि IMF को नज़र आ रहा है कि मुल्क के अंदर जो है वो सियासी इस्तेकाम उस तरह नहीं है। जब ग्रेटर डायलॉग होगा, जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पार्लियामान के अंदर बैठी होंगी, जब आपकी जो है वो एस्टैब्लिशमेंट साथ होगी, तो मैं नहीं समझता कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकेंगी, फिर बढ़ सकेंगी। लेकिन उसके लिए आपको अपनी अनाम के खौल से निकलना पड़ेगा। पाकिस्तान के मुल्क का सोचना होगा, अपनी बेहतरी नहीं, मुल्क की बात। बहुत अच्छी बात आप सर कर रहे हैं। आसिफ इनाम साहब, सर
आपकी जानिब आना चाहेंगे। जब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं, ठीक है, हम बहुत सारे सेक्टर्स को, बहुत सारे फैक्टर्स को सामने लाते हुए उनको नहीं कह सकते कि हर मसला ही हल होगा। प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं, इश्यूज हमारे सामने हैं, इनको ओवरकम करने के लिए पॉलिसी मेकिंग की तरफ तो हम आ सकते हैं ना, सॉल्यूशंस पर मबनी तो गुफ्तगू कर सकते हैं। सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं, आपकी नज़र में फौरी और कारामद सॉल्यूशन क्या हो सकता है जिस पर हुकूमत अगर सीरियसली इकदाम शुरू करे तो फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर की डेवलपमेंट पर काम हो सकता है? सबसे पहले तो मैं आपसे बताऊं कि सियासी में मैं नहीं समझता इतना बड़ा हाथ है, क्योंकि आप देखें कि एक गवर्नमेंट 30,000 मेगावाट तो खरीद लेती है, पर बाकी मतलब जहाँ फैसिलिटी देनी है वहाँ कहें कि सियासी इस्तेकाम चाहिए। तो मतलब आप जब ये 50-60 हज़ार मेगावाट खरीदे गए तो किसी विजिबिलिटी पे खरीदे गए होंगे ना, कि हम कितने का खरीद रहे हैं, कितने का बेचेंगे, कोई भी नहीं है ना ऐसा। अभी तो 18,000 और आएंगे, और अगर कंजम्पशन का ये आलम रहा तो ये बढ़ता जाएगा, और ये अरबों में नहीं है, खरबों में। इट्स अबाउट 2.4 ट्रिलियन समथिंग लाइक दैट रुपीज पर एनम। तो ये एक तरीके से इसमें से मेजर फिगर हमारे ऊपर टैक्स है, या तो उसको नेगोशिएट करें वापस, उसमें कोई तरीके निकालें, या ऑल्टरनेटिवली जो जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने 7-8 हज़ार मेगावाट लगाया हुआ है वो बंद कर दें, उनको कैपिटल लॉस लेने दें एक दफा। मुल्क तो बच जाए ना, 2-4 बिलियन ट्रिलियन में तो कुछ भी नहीं है सर। अगर जी आसिफ साहब फरमाइएगा जी। तो दूसरे ये है कि हमारे यहाँ जो भी पॉलिसी बनी है उसमें इस किस्म का, अब जैसे एग्रीकल्चर है उसके अंदर भी, अब जैसे मतलब मुझे कहना तो नहीं चाहिए, नॉट माय फील्ड, बट एक तो हमें इतनी गंदम की ज्यादा प्राइस नहीं रखनी चाहिए थी, और जो भी रखी फिर उसको निभाना चाहिए था। ये थोड़ी सी ज्यादती हुई है कि आप गवर्नमेंट कह के कमिटमेंट पूरा करे। मार्केट रेट तो हमने देखा कि जी सोलर का 24 वाला आज भी 24 ले रहा है, जाके 4 सेंट का नया मिल रहा है, 3 सेंट का। गंदम में थोड़ा सा ये इनके साथ मैं समझता हूँ ज्यादती हुई है। ठीक हो गया इस टाइप की पॉलिसी तो इसी तरीके, या तो गवर्नमेंट नहीं करे ना, गवर्नमेंट का काम ही नहीं है, गवर्नमेंट कहे कि जी हमें ये नहीं करना, या अगर कहीं वो समझते हैं फूड सिक्योरिटी के लिए सपोर्ट प्राइस जरूरी है तो ऐसी रियलिस्टिक दें जिसको फिर वो निभा सके, एज्यूमिंग कि दुनिया में भी प्राइस कम हो। ठीक हो गया सर। आप जो सॉल्यूशन दे रहे हैं, जरा दीगर मेहमानों की जाने बढ़ते हैं, उनसे जान लेते हैं ऐसा पॉसिबल है या नहीं। नईम सिद्दीकी साहब, अभी टैक्स छूट की बात कर रहे थे आसिफ साहब, सर ये पॉसिबल अगर हो जाए तो क्या टेक्सटाइल सेक्टर डेवलपमेंट की जानिब आ जाएगा, या फिर जो तरक्की हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दीगर ममालिक का हम मुकाबला कर सकेंगे? देखें, ओवरऑल $1 ट्रिलियन की मार्केट है टेक्सटाइल की वर्ल्ड वाइड। पाकिस्तान बीइंग द 8th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एंड 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, हमें एक सिग्निफिकेंट शेयर हमारा इसमें होना चाहिए था। अब इशू ये है कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से हर इंडस्ट्री तबाह हो रही है। प्रॉब्लम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का मसला आ रहा है, लेकिन पर्टिकुलरली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप देखें कि एक इनका जो 22% गवर्नमेंट का है पॉलिसी रेट है, और 23-24% पे मिलता है। ये कोई भी बिज़नेस, कोई भी दुनिया का बिज़नेस ऐसा नहीं है जो 24-23% मार्कअप के ऊपर किसी किस्म की भी कोई फिजिबिलिटी। आपने देखा इसमें मोस्टली पाकिस्तान में बिजनेस क्यों डाउन है कि लोगों ने सारा पैसा उठा के बैंकों में रख दिया है। जिसको 20-22% बैंक दे रहा है उसको इतनी हैसल करने की क्या ज़रूरत है। दूसरा 18% आप देखें सेल टैक्स है। अब सेल टैक्स जब ये एक्सपोर्ट कर लेती हैं, क्योंकि कुछ 40% लोकल मार्केट में बिकता है, 60% एक्सपोर्ट होता है, फिर गवर्नमेंट वो सेल टैक्स के रिफंड के इतने बड़े मसाइल हैं, तो आपका कैपिटल स्टक हो जाता है। वो जो कैपिटल स्टक होता है वो बैंकों का पैसा होता है एक्चुअली, उसके ऊपर आप मार्कअप भी दे रहे होते हैं, फिर जब गवर्नमेंट से जो रिफंड लेना होता है उसके लिए बहुत बड़ा इशू होता है। अब जो तीसरी बड़ी वजह हमारी इसमें है, वो हमें लोकल जो हमारा इन्वेस्टर है ना, हमें उसको इनकरेज करना, उसको बाहर लेके आना है, उसको कॉन्फिडेंस देना है कि तुम इन्वेस्ट करो। और जब लोकल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा तो देन इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो वो आएगा, उसके साथ शेक हैंड करेगा। और इंटरनेशनल इन्वेस्टर जब पाकिस्तान में आगे इन्वेस्ट करते हैं तो उसे पाकिस्तान की जो आवाम को चीज़ें नहीं बेचनी है, उसने उसको जो भी प्रोडक्ट बनानी है उसको इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करना है। अच्छा सर, आप जो बात कर रहे हैं ना कि लोकल इन्वेस्टर को हमने इनकरेज करना है, बिल्कुल, तो इनकरेज करने के लिए क्या इंसेंटिव बेस्ड पॉलिसी होनी चाहिए? उसको इंसेंटिव दें, उसको एक दफ़ा एप्टमा है या जो भी कोई हमारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ बैठे, उनके कहेंगे कि आप हमें अगले 10 ईयर्स का प्लान दें, हम आपको हर फैसिलिटी देते हैं, आप हमें इतने डॉलर ला के दें।
देखिए हमारे दो डेफिसिट है ना, एक हमारा फिजिकल डेफिसिट है, एक हमारा ट्रेड डेफिसिट है। और ये जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है ना, अब अगर हमारी बाई से रिमिटेंस ज़्यादा हो गई और एक्सपोर्ट हमारी कम होगी, हमें तो इस वक्त हर सूरत में $50 बिलियन एक्सपोर्ट पे जाना है। अभी गवर्नमेंट ने देखें एक EFS जो है ना, वो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सिस्टम शुरू किया है। अब उन्हें सेल टैक्स में उन्होंने ये प्रिविलेज दिया है कि आप रॉ मटेरियल मंगा लें, उसमें से जो आप एक्सपोर्ट करेंगे उसके ऊपर सेल टैक्स ना दें, और जो लोकल मार्केट में बेचेंगे आप उसमें दे दें। तो ये लेकिन मैं यहाँ ये बात करना नहीं चाहता कि इसका मिसयूज़ हो रहा है। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि सिंपल पॉलिसीज़ आप लेके आएँ, और जो बाहर है ना फॉरेन कंट्रीज होते हैं कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। हमारी वीकनेस ये है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत है, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ ये है कि हमारी तकरीबन 50% पॉपुलेशन जो 40 ईयर्स से कम है, तो उनको यूटिलाइज करें, लेबर को यूटिलाइज करें, और इंटरनेशनल मार्केट पूरी दुनिया में वो एक्सपोर्ट करें बाहर का जो इन्वेस्टर है, ताकि हमारा जो है जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो। और ये बिजली, अब देखिए ना इलेक्ट्रिसिटी आपने इतनी महंगी कर दी, और फिर जब बांग्लादेश से बात करते हैं, इंडिया से बात करते हैं, चाइना से बात करते हैं, और जब हम या वियतनाम से बात करते हैं, तो हम उनसे तो बहुत पीछे। अब $16 बिलियन आउट ऑफ 1 ट्रिलियन में तो आपकी कोई मतलब सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन नहीं है एक्सपोर्ट के अंदर। ठीक है नईम साहब, आपकी बात को हम फजल अब्बास साहब से गुजारिश करेंगे कि क्लोजिंग रिमार्क्स आप दे दें सर। साथ ही अभी जिस तरह से नईम सिद्दीकी साहब बात करते हैं कि लोकल इन्वेस्टर को अगर हम इनकरेज करते हैं तो बहुत तब्दीली आ सकती है, तरक्की आ सकती है। हम तो अभी तकिया लगाए हुए हैं कि बैरून मुल्क सरमायाकारी आएगी तो ही पाकिस्तान चलेगा, हम लोकल इन्वेस्टर को तो देख ही नहीं रहे। देखिए ये बहुत अहम बात इन्होंने की सिद्दीकी साहब ने, कि लोकल इन्वेस्टर को इनकरेज करना तो बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही है, क्योंकि वो आपका वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा सस्टेनेबल है, आपका एक ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। एक जुमले में अपनी बात को प्लीज कंप्लीट कर। और आखिरी बात ये कि जहाँ तक पॉलिसी साजी की बात है, तो टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2020-2025 का डॉक्यूमेंट देखें तो वो डॉक्यूमेंट अच्छा है, उसमें सारी उन्होंने ठीक पॉइंट्स रेज किए हैं, अहदाफ आपने ठीक मुकर्रर किए। यानी कि सर हम इसको इस तरह से समेट सकते हैं कि हमारे पास पॉलिसीज हैं, उन पर काम करना और उनका तसलसल बरकरार रखना इसकी अहम ज़रूरत है। अगर इन पर अमल दरामद यकीनी हो जाए तो यकीनन ये सारे सेक्टर्स तरक्की कर सकते हैं। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तज्जिये से आगाह किया, और नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे अल्लाह के बाद।